हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज फिर से चैप्टर 1 बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, जो कि पहला चैप्टर है। और इसमें आज हम पार्ट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। 5 पार्ट तक पढ़ा चुके हैं, आज है पार्ट नंबर 6। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्षुद्रांत या छोटी आंत में पाचन। अमाशय में पाचन पढ़ चुके थे और मुख में पाचन पढ़ चुके थे। तो आज पढ़ना हम लोग का छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत को बोलते हैं अंग्रेजी में स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 नाम देखिए इसका, एक क्षुद्रांत भी बोला जाता है, एक छोटी आंत्र बोला जाता है और अंग्रेजी में बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सही है, कंफ्यूज ना होना, क्योंकि जब क्षुद्रांत का नाम जब आता है तो लोग सोचते हैं कि ये क्या है। आंत का नाम सुने होंगे, छोटी आंत बड़ी आंत का नाम सुने हैं। हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इनका नाम नहीं सुने होंगे क्योंकि अंग्रेजी में है। तो वास्तव में सभी यही है। किसके बारे में बात हो रही है? छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत का देते हैं तो समझ में आ जाता है। तो हम छोटी आंत के बारे में ही समझने वाले हैं कि छोटी आंत में पाचन कैसे होता है। ठीक है, इस छोटी आंत में कौन कौन से रस निकलते हैं, कौन से प्रोटीन किसको पचाते हैं, किस प्रोटीन को पचाते हैं। ठीक है, कौन कौन लोग इसकी सहायता करने हैं पाचन करने में। तो इसी चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, कह रहा है कि छोटी आंत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। वसा जो होता है, फैट जो होता है, छोटी आंत में बड़ी गोलिकाओं के रूप में रहता है। बड़े बड़े गोले, अब तक इतना बड़ा नहीं, मतलब बड़े होते हैं, साइज में थोड़े बड़े होते हैं। उनको पचाने का काम होता है। किसको? छोटी आंत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। अब बड़ी है, इसी कारण उस पर एंजाइम का कार्य करना कठिन हो जाता है, क्योंकि जितने छोटे रहेंगे उनको जल्दी से पचा लेगा, जल्दी से डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन अगर बड़ी है तो उस एंजाइम को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। वो बहुत ज़्यादा लड़ेगा, फिर उसके बाद में उसको पचाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करते करते तो उसका कठिन काम हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है उसको पचाने के लिए। तो क्या बताया गया? बताया गया कि छोटी आंत में जो वसा है बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, इसलिए उस पर एंजाइम का कार्य कठिन हो जाता है। ठीक, कह रहा इस कार्य में पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित करके सहायता करता है। ठीक है, कह रहा है कि इस कार्य में, यानी वो जो पचाने का कार्य कर रहा है, छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का कार्य कर रहा है, वो क्या कर रहा है? पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़ने में सहायता करता है। किसको? इस एंजाइम को थोड़ा सा हेल्प कर देता है कि छोटी छोटी उसमें तोड़ लो। पहले क्या था? बड़ी गोलिकाओं में था, तो इसको छोटी करने में कौन सहायता कर रहा है? जो यहाँ पे पित्त लवण है ना, इस सहायता करता है कि ताकि तुम छोटे छोटे खंड में तोड़ दो, जल्दी से पाचन हो जाए। लिखा, इससे एंजाइम को क्रिया करने के लिए अधिक बन जाता है। अधिक बन जाता है कि अधिक बल मिल जाता है। ठीक है, तो कह रहा है इससे एंजाइम को क्रिया करने के लिए अधिक बल बन जाता है। अधिक बन नहीं जाता है, अधिक बल मिल जाता है। बल मिल जाता है। तुम लोग उसमें चेंजिंग ना करो, अभी हम बताएंगे। ठीक है, अधिक बल मिल जाता है क्रिया करने के लिए। सही है, अभी ना चेंजिंग करना। देखो क्या है, इसमें बताया गया कि छोटी आंत में जो वसा है बड़ी गोलिकाओं के रूप में रहता है। इससे इस पर एंजाइम को कार्य करने में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो एक काम करता है इसमें, जो पित्त लवण है ये आके इनका हेल्प करता है, यानी तोड़ने में सहायता करता है। तो छोटे गोलिकाओं में खंडित करने में सहायता मिल गया। अब सहायता जब मिल गया तो कह रहा है इससे एंजाइम को क्रिया करने के लिए अधिक बल मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें यह भी तो सहायता करने लगा, एंजाइम का साथ देने लगा, तो इसको अधिक बल मिल गया तोड़ने के लिए। अब अधिक बल मिल गया तो तोड़ लेगा आसानी से। तो ये हो गया एंजाइम का काम। फिर कह रहा छोटी आंत की भित्ति से, यानी छोटी आंत की जो दीवार होती है वहाँ से आंत्र ग्रंथियों से, वहीं पे क्या होता है? आंत्र ग्रंथियाँ होती है, और आंत्र ग्रंथियों से क्या निकलता है? आंत्र रस स्रावित होता है या निकलता है। ठीक, अब यह जो आंत्र रस जो होते हैं ये क्या करता है? आंत्र रस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में बदल देता है। जो कार्बोहाइड्रेट चीज़ें हैं उनको ग्लूकोज में तोड़ने का काम कौन करता है? आंत्र रस। और आंत्र रस का और काम है, देखो, वसा को वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल के रूप में तोड़ देता है। वसा जो है, यानी फैट जो है, उसको वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल के रूप में तोड़ देता है। और क्या काम करता है? जो प्रोटीन है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल के रूप में तोड़ देता है। कितना काम है?
आंत्ररस में जो आंत्ररस स्रावित होते हैं आंत्र ग्रंथियों में, वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है और ग्लिसरॉल में बदल देता है या तोड़ देता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। तो ये सब किसका काम है? आंत्ररस यही काम कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल में, ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ये हो गया भैया क्या? छोटी आंत में पाचन। अब जब इतना तोड़ दिया सब जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो हम ट्रिक लिखे हैं, इस ट्रिक में वास्तव में ट्रिक नहीं है लेकिन ट्रिक कह सकते हो। इसमें ये बताया गया है कि एक ही लाइन में बताया गया कि कौन सी आहार नाल कहाँ पे है, कौन सा ग्रंथि का नाम क्या है, कौन सा रस स्रावित होता है और कौन से एंजाइम निकलते हैं और किसको पचाता है। एक ही लाइन में लिखा गया है। देखिए, आहार नाल का नाम है छोटी आंत, यानी हम छोटी आंत में पाचन कर रहे हैं ना, तो इस आहार नाल का क्या नाम है? छोटी आंत। छोटी आंत में कौन सी ग्रंथि होती है? आंत्र ग्रंथि में कौन सा रस मिलता है? आंत्ररस। अच्छा, इसमें एंजाइम कौन कौन होते हैं? इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। एंजाइम यहाँ पे जो निकलते हैं छोटी आंत में, ये इरेप्सिन हो गए, माल्टेज हो गए, लैक्टेज हो गए, सुक्रेज हो गए, लाइपेज हो गए। ठीक, अब ये सब एंजाइम किसको पचाते हैं? तो प्रोटीन के अधपके अवयव को, जो पचाने का काम होता है, पच तो रहा है लेकिन जब बढ़िया से नहीं पच पाता है तो उसी को एंजाइम पचाते हैं, है ना। फिर क्या है? माल्टोज को भी पचाता है, लैक्टोज को भी पचाता है, सुक्रोज को भी पचाता है और वसा को भी पचाता है। तो ये जब एंजाइम जितने हैं सभी का अपना अपना काम है डाइजेस्ट करने का। समझ में आया? तो छोटी आंत फिर से समझो, आहार नाल का नाम छोटी आंत, ग्रंथि का नाम आंत्र ग्रंथि। आंत्र ग्रंथि में आंत्ररस मिलेगा, एंजाइम कौन सा मिलेगा? इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। किसको पचाएंगे? प्रोटीन के अधपके अवयव को पकाएंगे, माल्टोज को पकाएंगे, लैक्टोज को, सुक्रोज को और अवयव को, इन सभी को पचाते हैं। समझ आया? यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया नोट। तो नोट मतलब ये हो गया कि जो छोटी आंत है ये सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? हाँ, देखो लिखा है क्षुद्रांत या छोटी आंत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। हम इनको छोटी बड़ी काहे बोल रहे हैं? वास्तव में जो हमारी छोटी आंत होती है वास्तव में लंबाई में तो बहुत बड़ी होती है, लंबाई में बड़ी होती है। तो काहे इनको छोटी बोला गया, काहे बड़ी बोला गया? तो जो इनकी नली होती है, यहाँ पे बना रहे हैं, जो इनकी नली होती है, इस नली की चौड़ाई की बात होती है। इसकी जो छोटी आंत है इसकी जो चौड़ाई होती है ना कम होता है, जो बड़ी होती है, बड़ी आंत होती है, इसकी चौड़ाई अधिक होता है। तो चौड़ाई अधिक होने के कारण इनको बड़ी आंत बोला जाता है ना, और चौड़ाई कम होने के कारण इनको छोटी बोला जाता है। वास्तव में छोटी आंत की लंबाई इनसे काफ़ी गुना अधिक होता है, लगभग 5 मीटर का होता है छोटी आंत, और जो बड़ी आंत होती है लगभग 1.5 मीटर का होता है, मतलब कम होता है इसकी तुलना में। लेकिन इसकी चौड़ाई के कारण बड़ी, चौड़ाई के कारण छोटी बोला गया। समझ में आया? फिर बताया गया क्षुद्रांत का या छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा होता है, परंतु यह अत्यधिक कुंठलित होने के कारण यह छोटे से स्थान में अव्यवस्थित रहती है। वास्तव में लंबाई तो ज़्यादा रहेगा लेकिन ये किस रूप में? ऐसे ऐसे के रूप में ऐसे इकट्ठा रहता है, तो कुंठलित रहता है, ऐसे गोलिया कैसे रहता है, तो इसकी वजह से छोटे सी जगह में व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है। फिर आगे बताया गया कि जो घास खाने वाले जंतु हैं, जैसे अलग अलग जंतुओं में इसकी लंबाई अलग अलग होती है, जैसे भोजन जिस प्रकार से भोजन करते हैं उन्हीं के हिसाब से छोटी बड़ी हो सकती है अलग अलग जंतुओं में। जैसे कि देखिए, घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पचाने के लिए लंबी होती है। सेलुलोज का पाचन करते हैं जो लोग, है ना, उनमें क्या होती है? इसकी लंबाई लंबी होती है। किसकी? छोटी आंत की। जबकि जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें यह लंबाई में कितनी होती है? छोटी होती है। तो समझ में आया कि नहीं कुछ? ठीक। तो इस प्रकार से हम क्षुद्रांत या छोटी आंत में भोजन का पाचन करते हैं। यहाँ पे उनके साइज के बारे में बताया गया कि किस प्राणी में, किस जंतु में कैसा होगा। भोजन अलग अलग करेंगे, अलग अलग प्रकार के भोजन करने वाले जंतु पाए जाते हैं, तो उनमें पाचन भी अलग अलग प्रकार का होता है। समझ में आया? तो जो शाकाहारी होंगे उनमें लंबी होगी, जो मांसाहारी होंगे वो लोग छोटी होंगी। छोटी आंत को काहे छोटी बोला गया? उनकी चौड़ाई के कारण, नली की चौड़ाई के कारण, और बड़ी इसलिए बोला गया क्योंकि उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं यार? कॉपी करिए।
तो आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद।